हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी। आरटी एकेडमी पर हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट हमने पढ़ लिया है, चैप्टर के मिड में आ गए, फर्स्ट पार्ट के मिड में है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। आज क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए, और करिएगा बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए हम इस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ आज का एजेंडा है, पर मैं आपको लेक्चर प्लान बताऊं। क्लास 12 में हम कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। आज कुछ पहले तो हम प्रॉब्लम्स करेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें 2-4 प्रॉब्लम्स इंक्लूड करेंगे अभी और ऐड करेंगे। इसके बाद एम्पियर्स लॉ क्या होता है वो जानेंगे, और एम्पियर्स लॉ के बाद एम्पियर्स लॉ की कुछ बेसिक अच्छी प्यारी एप्लीकेशंस करेंगे। ये 3 हिस्से हमारे हैं और ये काम हम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं अपने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स से। देखिए 2 रिंग्स दे रखी जो कि कोएक्सियल है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कोएक्सियल रिंग्स। अगर कोई ये कहे कि ये रिंग्स कोएक्सियल हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो रिंग है इनकी एक्सिस कॉमन है, एक ही एक्सिस है, एक ही प्लेन पर रखे हैं और एक्सिस दोनों के सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, दोनों का रेडियस r है, यानी रेडियस भी बराबर है। दूसरा, एक में करंट I1 और एक में I2 है। पहले वाले रिंग के सेंटर को C1 बोलते हैं, दूसरे वाले रिंग के सेंटर को C2 बोलते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड B फील्ड एट द center of each ring। दोनों रिंग्स के सेंटर पर फील्ड बतानी। तो ये काम जो है ये हम सबसे पहले रिंग 1 के सेंटर पे करते हैं। चलो देखो, C1 की चर्चा करें, बाद में C2 की करेंगे, ठीक है ना? तो C1 की चर्चा करते हैं। देखो बेटा, C1 पे फील्ड 2 कारणों से, एक ये रिंग और एक ये रिंग। इस रिंग की वजह से जो फील्ड होगी वो रिंग के सेंटर वाला फॉर्मूला लेकर जाएगी, और इस सेंटर पर इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो एक्सिस पर फील्ड वाला फॉर्मूला लेकर जाएगी। जवाब है हाँ। मेरे पास C1 सेंटर पर 2 फील्ड्स हैं, एक है B1, एक है B2। B1 का मतलब इसे रिंग 1 बोलते हैं और इसे रिंग 2 बोलते हैं। तो B1 सेंटर वाला फॉर्मूला लेगी, तो हम कहेंगे म्यू नॉट I बाय 2R। I की जगह I1, क्योंकि हम फर्स्ट वायर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद B2 की चर्चा करें। B2 के लिए हम लगाएंगे म्यू नॉट टाइम्स I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। यहाँ पे I2 लिखना चाहिए। अच्छा, x का मतलब सेंटर से x पे दूरी, एक्सिस पे दूरी, एक्सिस पे दूरी हमें दी गई है d, वो हमने यहाँ डाल दी। अब देखते हैं इस पर करंट। देखो तो लेफ्ट वाला बाहर की तरफ होता है, करंट ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूम रहा है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करिए, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करिए, तो जो फील्ड है वो लेफ्ट में आ रही है। तो फील्ड जो है वो लेफ्ट में आ रही है, क्योंकि अब ऐड करेंगे तो साइन देखना पड़ेगा ना, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अच्छा, इस वाले को देखो, इसका भी करंट ऐसे ही घूम रहा है। ठीक, जहां करंट घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करिए, तो जो थंब है ये बताएगा फील्ड की डायरेक्शन, और आपको दिखाई दी कि ये भी बेटा लेफ्ट की डायरेक्शन में आ रहा है। अगर दोनों लेफ्ट की डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होने वाली है, तो हम लिखेंगे B1 प्लस B2 इक्वल टू B नेट। ऐड करेंगे तो लिखेंगे बेटा B नेट। अच्छा, इन दोनों में देखोगे तो शायद तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा म्यू नॉट टाइम्स I1 डिवाइडेड बाय 2R प्लस म्यू नॉट टाइम्स I2 R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल रेज टू 3 बाय 2। और अगर आप यहाँ पर रुक गए तो बस यही आपका आंसर हो गया। ये पार्ट 1 है। अभी हमने फील्ड निकाली है C1 पर। अब चर्चा करते हैं C2 की, कि सेकंड सेंटर पर क्या केस होगा। तो सेकंड सेंटर की बातें कर लेते हैं।
इस सबको हटा देते हैं। देखो सेकेंड सेंटर की बात है, C2 की चर्चा करें। C2 पर दो कारणों से फील्ड B1 B2, फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग। C2 पर जो सेकेंड रिंग की फील्ड है वो सेंटर वाला फॉर्मूला लेके जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट इस रिंग के सेंटर पर ही लाई कर रहा है, तो लॉजिकली B2 तो सेंटर वाला फॉर्मूला लेगा, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। लेकिन इस रिंग की वजह से ये एक्सेस वाला पॉइंट बन गया, तो हम लिख रहे होंगे म्यू नॉट इंटू I1 इंटू R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी d स्क्वायर, बीच की दूरी d हो चुकी है, होल रेज़ टू पावर 3/2। अब ऐड करने के लिए डायरेक्शन सोचनी पड़ेगी। द फील्ड्स आर अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जब भी करंट को घुमाओगे तो करंट एक ही दिशा में घूम रहे हैं, तो फील्ड भी लेफ्ट में ही आने वाली, चाहे रिंग के इधर देखो चाहे उधर देखो, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फील्ड आती है। अगर करंट की डायरेक्शन ना बदले तो ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट। अगेन दोनों को ऐड करने से ही हमारी बी नेट आने वाली है, तो हम लिखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बी नेट इक्वल टू B1 प्लस B2, और यहीं से आपको बी नेट दिख भी जाएगा, दैट बी नेट इज व्हाट इज B1? B1 इज म्यू नॉट I1 R स्क्वायर बेटा होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सेकंड देखें बच्चों म्यू नॉट इनटू I2 होल डिवाइडेड बाय 2R, और दोनों ऐड हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा आंसर है। तो C1 पर भी हमने फील्ड निकाली, C2 पर भी फील्ड निकाली। अगेन हम इस सवाल को दोबारा देखेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं थोड़ा अलग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, गौर से देखें। R रेडियस, बीच का सेपरेशन D, C1 C2 दो सेंटर, करंट I1 I2, सेम क्वेश्चन तो है, तो फील्ड निकालनी है C1 पर भी और C2 पर भी। फील्ड एट C1 एंड C2 क्या होंगी? तुम कहोगे सर आंसर तो सेम टू सेम आना है, लेकिन गौर से देखो यहां पर जो करंट है बेटा वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर ये करंट बेटा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फील्ड कहां रही है? लेफ्ट में। और इसका करंट देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरह से, तो जब इसको इस तरह से घुमाओगे, अंदर से ऊपर करंट लाओगे, बाहर से नीचे इस तरह हाथ घुमाओगे, तो कहां आएगा थंब? राइट में। तो इस वायर की वजह से राइट में फील्ड आ रही है और इस वायर की वजह से लेफ्ट में फील्ड आ रही है, तो बोथ द फील्ड्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो C1 पर बेटा फील्ड क्या लिखी जाएगी? गौर से देखना, हम कहेंगे B1 और B2 दो है कारण फील्ड के। C1 पे देख रहे हैं, B1 का मतलब वो तो रिंग के सेंटर वाला फॉर्मूला लेके जाएगा, तो हमने म्यू नॉट I/2R लिखा, और इस रिंग की वजह से वहां पर एक्सेस वाला फॉर्मूला लेके जाएगा, तो म्यू नॉट I2 into R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस R स्क्वायर प्लस x यानी D स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। अब एक राइट में एक लेफ्ट में, तो जो B नेट है वो ऐड करने से नहीं सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है, तो B1 माइनस B2 लिख देते हैं, और सबको पता है कि जो सेंटर की फील्ड होती है वो बड़ी होती है, तो उसको वही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2R माइनस म्यू नॉट I2 into R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2, और ये रही आपकी बेटा B नेट। ये दिमाग में सेटल्ड रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ही हमारा काम। खेल खत्म। C2 पर भी यही आने वाला है। अच्छा C2 पर अगर मैं फील्ड लिखूं तो गौर से देखना C2 पर क्या खेल हो जाएगा। C2 पर ये हो जाएगा कि जो सेकंड लूप है उसकी वजह से सेंटर वाला फॉर्मूला लगेगा, और जो फर्स्ट लूप है उसकी वजह से हमारे लिए एक्सेस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जहां जहां लिखा है I1 वहां हो जाएगा I2 सेंटर वाले फॉर्मूले में, और जहां जहां लिखा है I2 वहां हो जाएगा I1 एक्सेस वाले फॉर्मूले में। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा B नेट, और आप देखेंगे कि B नेट क्या है। B नेट का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R, और फिर बेटा इसको माइनस करेंगे और लिखेंगे म्यू नॉट I1 इंटू R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2, और इस तरह से हमारे पास B2 का भी फॉर्मूला बन जाएगा।
तो दोनों सेंटर्स पर हमने फील्ड निकाली, बड़ा आसान है। ये प्रॉब्लम हमने लास्ट सेशन में छोड़ी थी जानबूझकर, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने छोड़ रखी थी। फिलहाल अच्छी प्रॉब्लम्स खत्म होती है। अब यहाँ पर एक नई चीज आती है, वो क्या है, गौर से देखो। एक रिंग है, उसमें कुछ करंट है, उसकी एक्सिस, और उस रिंग से सटा हुआ बिल्कुल उसकी एक्सिस के पैरेलल एक इनफाइनाइट वायर जा रहा है। रिंग में I1 करंट है और इनफाइनाइट वायर में I2 करंट है। रिंग की एक्सिस पर नेट फील्ड पूछी जा रही है और कहा जा रहा है कि रिंग के सेंटर से ये पॉइंट d डिस्टेंस पे बताइए कि फील्ड एट P क्या होगा। नेट फील्ड एट P पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होने वाली है। तो हम कहेंगे इसमें कोई बुराई नहीं, 2 मिनट में निकाल लें, कोई बड़ी बात नहीं। दो कारणों से P पॉइंट पर फील्ड आ रही है, तो हम लिखेंगे B ड्यू टू रिंग। सबसे पहली बात तो रिंग की वजह से आ रही है, दूसरा आ रहा है B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। हमारे लिए फील्ड बेटा दो कारणों से, एक रिंग के कारण फील्ड आ रही है और एक बेटा हमारे लिए वायर, इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड आ रही है। तो बस कुछ खास नहीं है, इन दोनों की फील्ड्स हमें सोचनी चाहिए। जैसे अगर तुम इस रिंग को देखोगे तो राइट में ऊपर करंट जा रहा है, लेफ्ट में नीचे करंट आ रहा है, मतलब अंदर से ऊपर करंट जा रहा है और बाहर से नीचे आ रहा है। करंट मेरे एंड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन द फील्ड इज लाइक दिस, तो वो राइट में आएगी फील्ड। तो हम यहां लिखेंगे B ड्यू टू रिंग। कितनी आएगी? अब वो रिंग का फील्ड का फॉर्मूला हमें याद हो चुका है, म्यू नॉट I1 into R square upon twice of R square plus D square whole raised to 3/2. This is the formula for field. अच्छा, अब यहाँ पर इनफाइनाइट वायर की भी बात हो रही है, तो इनफाइनाइट वायर से हम देख कहाँ रहे हैं? ऊपर। अगर हम वायर से ऊपर देख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में हाथ फैलाएंगे और जहां फील्ड निकालनी वहां मोड़ देंगे। करंट की डायरेक्शन में हाथ फैलाएंगे और जहां फील्ड निकालनी वहां मोड़ देंगे, तो जो फील्ड है वो बाहर आ जाएगी। तो इस जगह पर B ड्यू टू वायर जो है वो बेटा बाहर की तरफ रहेगी। देखो, एक फील्ड बच्चा तुम्हें राइट में मिल रही है और एक बाहर मिल रही है, तो क्या एक दूसरे के 90 डिग्री पर है? तो जवाब है हाँ। एक फील्ड ऐसे है और एक फील्ड ऐसे। इसको ऊपर मत समझना, इसको बाहर समझना, ठीक है ना? तो आउटवर्ड को गौर से, एक फील्ड राइट में और एक फील्ड ऐसे मार्कर की तरह, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे हो गए। तो अगर 90 डिग्री पे हो गए तो तुरंत ही कोई बच्चा कहेगा कि सर जो बी नेट होनी चाहिए वो बी नेट तो चुपचाप से स्क्वायर रूट ओवर बी ड्यू टू रिंग का स्क्वायर होना चाहिए प्लस बी ड्यू टू वायर का स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह से 90 डिग्री पे इसलिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, वायर की फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I by 2 pi d, d is the perpendicular separation, perpendicular separation आपके लिए रेडियस के बराबर है, तो आप ऐसा लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग जिम्मेदारी, आप सबके पास कैलकुलेटर्स अलाउड इन ISC बोर्ड्स, तो आप आसानी से कर सकते हैं। रिंग को पकड़ लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने का मतलब बना के बेटा, बना ये म्यू नॉट स्क्वायर, फिर ये बना I1 स्क्वायर, फिर ये बना r रेज़ टू 4, और नीचे देखोगे तो बनेगा 4 और नीचे आएगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रेज़ टू 3, और फिर यहाँ पर प्लस, उसको देखो तो क्या बनाएंगे, म्यू नॉट स्क्वायर I2 स्क्वायर अपॉन 2 की जगह बेटा बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर और नीचे से r स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दे रखी होती तो उन वैल्यूज को सॉल्व करके आंसर भी आ जाता। तो ये वैल्यूज को सॉल्व करिए, इस तरह के सवाल अपनी किताबों से लगाइए, कहीं कोई मटेरियल मत ढूंढिए। जो किताबें आपके स्कूल में चल रही हैं मच मोर देन सफिशिएंट है आपको किसी भी स्कोर तक ले जाने के लिए। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो वो किताब जो भी आपके स्कूल में चल रही है दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, कुछ नया मत करिए। इस तरह से आप सॉल्व करें और एक कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, अप्लाई करते जाइए, नए नए फॉर्मूलाज बनाते जाइए, सवाल बनाते जाइए। आइए देखें हमारा आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? तो बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पर लॉ, तो इसका मतलब इसका प्रूफ नहीं है, नो प्रूफ। हम प्रूफ नहीं कर रहे, हम स्टेट कर रहे हैं कि लॉ क्या है। समझे? कुछ वायर है हमारे पास,
हम कहेंगे इसको कि करंट एलिमेंट्स हैं, वी हैव सम वायर एलिमेंट्स, तो हम कहेंगे करंट एलिमेंट्स है, इसमें कुछ करंट जा रहा है, मैंने डायरेक्शन दिखा रखी है I1 की राइट में, I2 की राइट में, I3 की लेफ्ट में। हम इनको एक 2D लूप, क्लोज्ड लूप से एनक्लोज करते हैं। ये सरफेस नहीं, ये क्लोज्ड लूप है, धागे से बांध दिए हैं, क्लोज्ड लूप कंसीडर कर लिया जैसे ये, और ये तीनों के तीनों वायर्स मेरे लूप के अंदर आ गए, तो हम कहेंगे तीनों करंट एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड बाय आर लूप। अब मैंने जानबूझकर इस लूप में चलने की कोई डायरेक्शन मानी। ये क्यों मान रहे हैं? ऐसा क्यों माना? जैसे मर्जी वैसे मान सकते हो, इसका उल्टा भी मान सकते हो। मैंने तो देखो एंटी क्लॉकवाइज माना है, ये क्लॉकवाइज भी माना जा सकता है, बड़ी बात नहीं, बट मैंने कंसीडर किया कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इफ आई गो एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप, तो मेरे लिए देखोगे बच्चा तो तुम्हें दिखाई देगा कि डायरेक्शन थंब की इधर आ रही है। इधर थंब की डायरेक्शन आने का मतलब है कि जहां लूप में चलने पर राइट हैंड रूल लगाने पर डायरेक्शन आई, वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, और वो डायरेक्शन पॉजिटिव है का मतलब ये हुआ कि I1, I2 और I3 में I1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, I2 पॉजिटिव डायरेक्शन में, I3 नेगेटिव डायरेक्शन में। कौन से करंट्स पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं, ये पहचानने के लिए हम लोग लूप में इस तरह घुमा करते हैं। लॉ ये कहता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट लो DL, यहां पर बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया DL, इस DL एलिमेंट की लोकेशन पर B नेट ढूंढो, कहां होगी? तो हो सकता है कि B नेट जो होना बेटा वो इस तरह हो, तो दोनों के बीच कुछ एंगल हो, तो इस DL और इस पर्टिकुलर लोकेशन का जो B फील्ड है उनका डॉट प्रोडक्ट कराओ। फिर यही डॉट प्रोडक्ट बेटा आप आगे कराओ, यहां कहीं DL ले लो, और B फील्ड ऐसे हो सकती है, एंगल कुछ बदल सकता है। तो इस जगह में हर एक लोकेशन का, यहां B लीजिए और DL लीजिए, यहां B लीजिए DL लीजिए, यहां B लीजिए DL लीजिए, यहां B लीजिए DL लीजिए, छोटे छोटे एलिमेंट लीजिए, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर B फील्ड लीजिए और उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए। फिर अगला एलिमेंट लीजिए, फिर अगला एलिमेंट लीजिए, और ये पूरे लूप के लिए कर लीजिए। जो सारे लूप के छोटे 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 DL एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट की लोकेशन पर B फील्ड है, उनके साथ का जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर मैं इसके साथ एक क्लोज लूप लगा के इंटीग्रेशन कर दूं, क्लोज लूप का मतलब मैंने क्लोज लूप, पूरे बंद लूप के लिए काम किया है। और दूसरी खास बात कि मैंने हर पर्टिकुलर पॉइंट का B फील्ड निकाला, वहां पर क्या है, और फिर उस DL एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया और इन सारी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज को जोड़ दिया, यानी इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस थिंग इज म्यू नॉट I enclosed। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है कि अगर इस तरह का, जैसे गॉस लॉ करते थे ना, एग्जैक्टली वैसा ही है कि आपने म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड बना दिया। ये लॉ है। आई एनक्लोज्ड क्या है? जितना करंट मेरे लूप के अंदर है, यानी सम ऑफ करंट, सम से ज्यादा बोलना चाहिए एल्जेब्रिक सम। ये एल्जेब्रिक क्या होता है? एल्जेब्रिक का मतलब होता है कि साइन के साथ चीजों को ऐड करें। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इनसाइड द लूप। लूप के अंदर जो करंट्स हैं उनका सम है। लूप के अंदर जो करंट उनका सम, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 माइनस I3 इन दिस पर्टिकुलर केस। जो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया है, इसमें 3 करंट्स लिए हैं, तो 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनको जोड़ दीजिए इनके साइन के साथ, तो जो टोटल करंट आएगा जो मेरे लूप के अंदर होगा वो कहलाएगा आई एनक्लोज्ड। पूरी संभावना थी कि बेटा कोई एक करंट ऐसे भी जा रहा होता, इसको मैं I4 लिख लेता। मेरे बच्चों ध्यान देना कि ये जो आई एनक्लोज्ड है इसमें I4 इंक्लूडेड नहीं है, डू नॉट इंक्लूड I4। I4 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। क्यों इंक्लूड नहीं करना? बाहर वाले करंट्स नहीं लेने, जो लूप के अंदर है बस वो करंट लेना है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एम्पियर्स सर्किट लॉ। अच्छा, इसे क्या कर सकते हैं? कुछ खास नहीं, ऐसे एलिमेंट्स लो, ऐसे ये लूप बनाओ। ये इमेजिनरी लूप है, ध्यान देना, ये इमेजिनरी लूप है, ये कहीं भी मान सकते हो, 2D होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए लूप, क्लोज लूप ना हो। ऐसा लूप बनाओ जिसके हर पॉइंट पर फील्ड कांस्टेंट हो, बदले ना, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन करके नीचे भेज दोगे तो वायर एलिमेंट्स की वजह से हमें बी फील्ड कैलकुलेट करने में मदद मिल जाएगी। और ये जो बी फील्ड तुम लिख रहे हो बेटा यहाँ पर, ये
बायट-सेवर्ट लॉ की वजह से जो बी फील्ड निकालते थे, याद करो जब बायट-सेवर्ट लॉ खेलते थे तो हम कहते थे इस डीएल एलिमेंट की वजह से आर वेक्टर पर क्या फील्ड है। यहाँ की टोटल फील्ड नहीं लिखते थे, हम कहते थे डीएल एलिमेंट ने क्या फील्ड क्रिएट की। लेकिन जब बायट-सेवर्ट लॉ छोड़कर एम्पियर्स लॉ में आ रहे हैं तो हम जानबूझकर यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वायर की वजह से नहीं, उस पर्टिकुलर लोकेशन की नेट फील्ड कितनी है इसकी चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो अंदर का वायर हो चाहे बाहर का वायर हो, फील्ड किसी की वजह से हो, टोटल फील्ड से मतलब रख रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ बायट-सेवर्ट लॉ में डिफरेंस है। बायट-सेवर्ट लॉ एलिमेंट की फील्ड बताता है, टोटल फील्ड नहीं बताता, और हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ टोटल फील्ड बताता है, एलिमेंट की फील्ड नहीं बताता। दैट्स व्हाट इट इज। इस तरह से हम ये बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक फार्मूला और इस तरह से नोटेशंस याद होने चाहिए, हाउ टू राइट। काम करो। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। What are the applications? First application is field due to infinite CC wire. What is CC wire? Current carrying wire. Infinite wire लेना है, इतना बड़ा। Infinite किताबों में कभी infinite लिख के नहीं आता, they write it as long wire. और सच बात भी है कि अगर बहुत बड़ा वायर हो तो we can consider that wire to be simply a infinite wire. इस तरह से कुछ I करंट जा रहा है, infinity से आ भी रहा है, कुछ I करंट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा है कि इससे किसी R सेपरेशन पर या D सेपरेशन पर लेट से मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्या करें। तो हमने कहा परपेंडिकुलर दूरी गए, हमने कहा हाँ, तो ये कहते हैं कि एक इमेजिनरी लूप बनाओ। इस तरह का, क्लियर है मेरी बात। इमेजिनरी लूप बनाओ। रेडियस कितनी होनी चाहिए इसकी, डी रेडियस होनी चाहिए। का ठीक है, डी रेडियस कर देते हैं, क्या बुराई है। अब इस लूप में बेटा इस तरह चलो। जब तुम लूप में इस तरह चलोगे तो देखो थंब कहां आ रहा है, राइट में, और राइट में मेरा करंट जा रहा है। अगर राइट में करंट जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये डायरेक्शन कैसी हो गई, पॉजिटिव। इसका मतलब लेफ्ट में जा रहा तो मैं ऐसे घूम जाते तो वो पॉजिटिव हो जाता। हाँ, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन चूज कर सकते हो। सबसे पहली बात, इस रिंग का अगर तुम देखोगे गौर से तो वायर रिंग के सेंटर से जा रहा है, तो वायर से रिंग का हर पॉइंट बराबर दूरी पर है, क्योंकि वायर जो है वो हमारी रिंग की एक्सिस पर है। वायर ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग की बेटा एक्सिस पर हमारा वायर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब ये तो तय हो गया कि अगर इस वायर के बारे में सोचो, देखना वायर कैसे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। इफ द वायर इज लाइक दिस, ये वायर कैसे बना दिया आपने, देखो जब तुम इधर से देखोगे मेरी तरफ से तो वायर ऐसे आता हुआ दिखेगा और तुमको वायर का एक पतला सा बस ये टिप पॉइंट दिखेगा। ये वायर जो इधर जा रहा है, अगर इस वायर को घुमा के तुम्हारी तरफ कर दिया जाए तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाई देगा, दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन। और जो रिंग बनाई है वो कुछ इस प्रकार की बनाई है, जो हमने एम्पियर्स लूप सो कॉल्ड बनाया हुआ है। अब आप चाहे तो देख लें, अगर वायर इसकी एक्सिस पर है तो तय बात हो गई कि वायर से हर एक पॉइंट सिमेट्रिक डिस्टेंस पे है और हाईली सिमेट्रिक भी। तो अगर ज्योमेट्री बिल्कुल हाईली सिमेट्रिक है तो लॉजिक बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर है बच्चों कि इस लूप के हर पॉइंट पर बी फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब मैंने ऐसा एम्पियर्स लूप बना लिया जिस पर इस वायर की वजह से फील्ड हमेशा कांस्टेंट होगी, और अगर ये हमेशा कांस्टेंट होगी तो कोई बच्चा तुरंत कहेगा कि सर एम्पियर्स लॉ लगाएं और क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल लगाएं और इसे कहें कि ये तो म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड है, ये एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं। और फिर हम कहेंगे क्योंकि बी फील्ड कांस्टेंट है और डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो कुछ भी हम करते हैं अभी, और म्यू नॉट और आई एनक्लोज्ड क्या है, गौर से देखो जितना करंट मेरे वायर में जा रहा है वही तो मेरे लूप के अंदर, दूसरा करंट हम मान ही नहीं रहे, तो हमारे लिए ये बन जाएगा आई। अच्छा, बी को देखो तो क्या लिख रहे होगे, लिखोगे म्यू नॉट इनटू आई अपॉन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और कोई बच्चा कहेगा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एक्चुअली है क्या, तो हम कहेंगे कि यार डीएल का मतलब है कि बहुत छोटा सा लेंथ एलिमेंट, और डीएल 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 तुम जोड़ते चले जाओगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, पूरी रिंग, और रिंग बनेगी यानी एम्पियर्स लूप की पेरीफेरी बनेगी, और अगर पेरीफेरी बनेगी तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 पाई डी। और जैसे ही आया तुमने कहा अरे ये तो इनफिनिट वायर की फील्ड होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। जी हां, इनफिनिट वायर की फील्ड होती है।
अब याद करो फर्स्ट लेक्चर जब हमने बायट-सेवर्ट लॉ की मदद से प्रूव किया था फाइनाइट वायर, और फाइनाइट वायर में थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को 90 डाल के निकाला था इनफाइनाइट वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे 2 पेज की डेरिवेशन, फिर स्पेशल केस, ये सारा ड्रामा करने के बाद इनफाइनाइट वायर आया था। लेकिन इनफाइनाइट वायर की फील्ड हाईली सिमेट्रिक केस में एम्पियर्स लॉ से 2-3 लाइनों में निकल आती है। और ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो कि खूब जम के जी जान से पूछा जाता है। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसे याद रखना है। और इनफाइनाइट वायर पूछा जाए तो आप वो बायट-सेवर्ट लॉ का तरीका इस्तेमाल न करें जब तक कहा ना जाए और वो कहे कि प्रूव या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीसी वायर, तो आप हमेशा इस बायट-सेवर्ट लॉ को छोड़कर एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके फील्ड निकालें। एजेंडा क्या है कि जो भी करंट एलिमेंट्स हैं उनके सराउंडिंग में ऐसा लूप कंसीडर करना है जिस लूप पर फील्ड हाईली सिमेट्रिक आइडेंटिकल बराबर हो, और बराबर होने पर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा b और dl का इंटीग्रेशन नीचे भेज के हम b फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? आई होप ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, जो 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने कराई वो भी आई होंगी। उसके बाद एम्पियर्स लॉ भी समझ आया होगा और उसका एक खूबसूरत एप्लीकेशन जो 100% पेपर में आने की संभावना है, तो सही आएगा ही आएगा। इस तरह के सवाल भी किए हम लोगों ने। अगले लेक्चर में इसका एक बहुत खूबसूरत और एप्लीकेशन है जो हमारे बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ना आए डेरिवेशन तो उसका न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल ना आए तो डेरिवेशन आएगा, छूटेगा तो नहीं। एक और एप्लीकेशन है, मैं आज नहीं कराऊंगा, इसको अगले लेक्चर में लूंगा। दिस इज द टॉपिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। इफ यू हैव गॉट अ सोलेनॉइड, जैसे ये जो लोग 10th क्लास में सोलेनॉइड पढ़ते थे, वायर का लच्छा बस वही है, और इसकी एक्सिस से क्या मतलब है, जैसे रिंग की एक्सिस होती थी वैसे सोलेनॉइड की भी एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस, और इस एक्सिस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे यहां मान लो, 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 किसी भी पॉइंट पर फील्ड कैसे निकाली जाए, कैसे निकाली जाए वो तो एम्पियर्स लॉ ही आ गया, तो उसी से निकालेंगे, तरीका तो पता चल गया, लेकिन वो कितनी होती है, उसकी शक्ल कैसी होती है, ग्राफ कैसा बनता है, ये सारी बातें हमें देखनी होगी। तो ये रहा फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। बिल्कुल सिंपल सा एजेंडा है, आसानी से दिखाई देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में करेंगे। एक छोटी सी बात मैं और बोल दूं, जो ग्राफ शब्द आ गया है, तो इसमें से मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं कि अगर b को देखोगे μ0I/2π कांस्टेंट है, तो ये 1/d के प्रोपोर्शनल है। आई डोंट थिंक इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, 12th क्लास में है। आपको 2 मिनट में ये जो ग्राफ b और d का है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाई दे रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन हम बोल देते हैं जनरली, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, तो ये ग्राफ। लेकिन ये जो टॉपिक है, दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से एक टॉपिक पेपर में 100% रखा ही रखा है। ये करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहाँ रोकते हैं, ज्यादा देर तक काम करने से थकान भी होगी, इरिटेशन भी होगा, तो बस यहाँ रोक लेते हैं। क्यूट सा लेक्चर है, देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, फंसेगा, काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमें पूरे साल देखें और देखकर अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को न सिर्फ तैयार करें, बल्कि अपने आप को बहुत मजबूत करें। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आपको पढ़ा रहे हैं आरटी एकेडमी पर। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में सोलेनॉइड के साथ, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एंड मूविंग चार्जेस ड्यू टू बी फील्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में।